अच्छा, तो हमने कल देखा था कि साइटोप्लाज्म वो आप बोल सकते हैं एक फ्लूइड या फिर एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि आपके सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में था। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है या फिर जो मैट्रिक्स होता है उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिलाकर हम क्या कहते हैं? यस मैम। न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू एंटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। एग्जैक्टली, सो इट इज़ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। और उसके बाद साइटोप्लाज्म में हमारे पास क्या होता है कि जो लिक्विड पार्ट हमारे न्यूक्लियस के करीब होता है वो क्या होता है, लेस विस्कस होता है। उसे क्या कहते हैं? साइटो साइटोफोम। साइटोसोल। साइटोफोम। और जो साइटोप्लाज्म का वो पार्ट, वो लिक्विड पार्ट जो कि थोड़ा सा ज़्यादा विस्कस होता है और सेल की पेरिफ्री पे होता है। साइटोजन। एग्जैक्टली, साइटोजेल। जेल हमें पता है थिक होता है, थोड़ा सा विस्कस होता है, गाढ़ा होता है, तो इसीलिए वो ज़्यादा विस्कस होता है। और साइटोसोल जो है उसके मुकाबले में इट इज़ लेस विस्कस, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को मिलाकर क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास एक ऑर्गेनल्स सारे के सारे साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। साइटोप्लाज्म में 70 से 90% पानी होता है, वाटर होता है। और इसके अलावा हमारे पास कुछ डिज़ोल्व्ड मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, जैसे अमाइनो एसिड साइटोप्लाज्म में आपको मिल जाएंगे, एंजाइम्स हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको साइटोप्लाज्म में मिलेंगी। और ऑफ कोर्स ऑर्गेनल्स, कुछ फ्री राइबोसोम्स। एक तो अच्छा, दो तरीके के राइबोसोम्स होते हैं, मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे मेंशन कर दूँ। राइबोसोम जो होता है, हमने पढ़ा है कि राइबोसोम कहाँ पे पड़े हुए होता है? कॉर्नर। यहाँ पे होता है ना राइबोसोम, आर के ऊपर। यस मैम। इसीलिए उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, क्योंकि राइबोसोम की वजह से उसका जो सरफेस होता है वो रफ हो जाता है, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम पड़ा हुआ है, एक तो वो राइबोसोम है। लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली ऐसे ही राइबोसोम मौजूद होते हैं। इनको हम कहते हैं फ्री राइबोसोम्स, क्योंकि ये फ्री हैं, किसी के ऊपर बाउंड नहीं होते। ये फ्री राइबोसोम होता है। उसके बाद हमने वही सेल्यूलर रेस्पिरेशन, आई होप टुडे यू रिमेंबर इट वेरी क्लियरली, कि अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस, मुझे उम्मीद है ये बात सबको पता होगी जो भी बायो पढ़ रहा है, कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? ग्लाइकोलिसिस। कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म। एग्जैक्टली, गुड, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। सेकंड स्टेप जो है वो कौन सा होता है? सब साइकिल। क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के लेयर्स में। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इनर मेम्ब्रेन है उसकी, यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का, यहाँ पर इसकी क्रेब्स साइकिल होगी। और अगर आपसे लास्ट स्टेप जो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन का, जो कि है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो कहाँ पर होता है? मैम वो मेम्ब्रेन्स में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रिस्टीन में। हाँ, वो जो इनर मेम्ब्रेन होती है क्रिस्टा, वहाँ पे लास्ट स्टेप जो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन का वो होता है। ओके, सुपर्ब। अब हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, मेरे ख्याल से साइटोप्लाज्म हमारा कवर हो चुका था, बट यहाँ पे 2-3 चीज़ें जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। वो ये है कि सेल की मूवमेंट, ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है। सेल की खुद की भी मूवमेंट होती है, ठीक है। सेल खुद भी मूव करता है। तो वो जो, अच्छा, ये मूवमेंट किसकी वजह से होती है? हमें पता है कि सेल के अंदर थ्रेड लाइक फाइबर्स या फिर धागे नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको क्या कहते हैं हम लोग? साइटोस्केलेटन का पार्ट होता है। 3 तरीके के साइटोस्केलेटन के फाइबर्स होते हैं, कौन कौन से? साइटोस्केलेटन। हाँ,
हाँ, साइटोस्केलेटन के 3 तरीके के फाइबर्स। माइक्रोफिलामेंट, यस, इंटरफिलामेंट यस। और तीसरा भूल गया मैं। अच्छा, तो पहला कौन सा होता है? माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट्स, गुड। दूसरे? इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, और तीसरा कौन सा होता है हमारे पास? नोट रिमेंबर मैं भूल गया। माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, एंड एक्चुअली थर्ड वन मुझे भी अभी दिमाग में नहीं है, बट थोड़ी देर में याद आ जाएगा, तो आई विल मेंशन दैट। खैर, ये 3 तरीके के हमारे पास फाइबर्स होते हैं और ये साइटोस्केलेटन का पार्ट होता है। अब साइटोस्केलेटन के बहुत सारे काम होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो माइक्रोफिलामेंट होता है, मैंने आपको बताया था इसके अंदर कौन सा प्रोटीन होता है माइक्रोफिलामेंट के अंदर? मैम माइक्रोट्यूब्यूल्स, थर्ड वन। या एग्जैक्टली, गुड। माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसमें ट्यूबुलर प्रोटीन होता है मेरे ख्याल से था, इसलिए माइक्रोफिलामेंट्स में कौन सा प्रोटीन होता है? नोट रिमेंबर मैं। यहीं से आप याद कर लेंगे, ट्यूब्यूलिन। तो मैम माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्या होगा फिर? इन सब में मुख्तलिफ तरीके का प्रोटीन होता है। जो इम्पॉर्टेंट आपको याद करना है वो सिर्फ ये माइक्रोफिलामेंट वाला है, ठीक है। इन तीनों में मुख्तलिफ प्रोटीन्स होते हैं। हमें सिर्फ माइक्रोफिलामेंट वाला याद होना चाहिए। इसके अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होता है। अब मैं आपको ये बता रही थी कि साइटोस्केलेटन का आपकी बॉडी, आपके सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे माइक्रोफिलामेंट, मैंने बताया था कि माइक्रोफिलामेंट क्या करता है, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करवाता है। और स्पिंडल फाइबर्स का क्या काम था? डिवीजन ऑफ सेल, सॉरी, डिवीजन ऑफ सेल। हमने पढ़ा था माइटोटिक डिवीजन। वहाँ पे जब कैरियोकाइनेसिस हो रहा था तो क्रोमोसोम्स आपस में अलग हो रहे थे, क्रोमैटिड में तब्दील हो रहे थे। यस मैम। ये हमारे पास एक सेल है, यहाँ पर समझ लीजिए ये क्रोमोसोम है, जो कि इस तरीके से, इसको बोलते हैं माइटोटिक प्लेट, ठीक है। इसके ऊपर ये अलाइन हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्गेनल था, इस ऑर्गेनल से स्पिंडल फाइबर्स निकलते थे और ये जाकर क्रोमोसोम से अटैच हो जाते थे। और फिर क्या होता था कि डिवाइड हो जाती है। एग्जैक्टली जो क्रोमोसोम था वो क्या हो रहा था, वो डिवाइड हो रहा था। ये अपने क्रोमैटिड्स के अंदर डिवाइड हो चुका है, यानी कि मेरे पास यहाँ पर 2 अलग अलग क्या न्यूक्लियस बन गए। ठीक है, तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये क्रोमोसोम से जाके अटैच होते हैं और ये माइटोटिक डिवीजन के अंदर, सेल डिवीजन जब होती है उसके अंदर इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ये क्रोमोसोम को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? क्रोमोसोम्स को कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ ना, ये देखिए, दिस इज क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है। अब ये क्रोमोसोम टूट जाता है किसके अंदर? अपनी क्रोमैटिड्स के अंदर, ठीक है। और फिर ये क्रोमैटिड्स अलग अलग, फिर क्या होता है यहाँ पे सेंट्रोमियर डेवलपमेंट होती है, फिर ये एक क्रोमैटिड से एक अलहदा से एक क्रोमोसोम बन जाता है, ठीक है। यस मैम। ये रिमेंबर आई टोल्ड यू कि हमारे पास क्या होता है कि एक सेंट्रोमियर इज इक्वल टू 1 क्रोमोसोम। तो जब ये एक क्रोमोसोम ये वाला जब टूटा अपनी क्रोमैटिड्स के अंदर, तो यहाँ पे ये क्रोमैटिड्स ही बनी, इनके पास अभी सेंट्रोमियर नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे ये सेंट्रोमियर लग जाता है, तो ये एक अलहदा क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइक्रोफिलामेंट का ये काम होता है। इसके अलावा हमारे पास अगर आप देखें, सीलिया हो गया, फ्लैजिला हो गया,
ये सारे बॉडीज़ बनाने के लिए, ये सारे स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए भी साइटोस्केलेटन का काम होता है। ये हम लोग इसी चैप्टर में एक ऑर्गेनल में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आई वाज टेलिंग यू अबाउट मूवमेंट ऑफ सेल। अब सेल खुद भी क्या होता है, मूव करता है। सेल की जो मूवमेंट होती है, आप इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं किसका, सनफ्लावर का। आपने देखा है सनफ्लावर जहाँ पर सन की डायरेक्शन होती है तो सनफ्लावर का मुंह उस तरफ होता है। Yes, ma'am. अगर आप सेलुलर लेवल पे बात करें तो क्या हो रहा है, सेल्स खुद मूव करता है। स्पेसिफिकली अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो मूव कर, बेसिकली उनकी मूवमेंट होती है टूवर्ड मोर प्रेफरेबल सिचुएशंस या फिर मोर प्रेफरेबल इन्वायरमेंट। जैसे कि आपने देखा होगा जहाँ पर पानी ज़्यादा, जिस डायरेक्शन में पानी ज़्यादा होता है तो रूट्स उस डायरेक्शन में ग्रो होना शुरू हो जाता है। Yes, ma'am. इसी तरीके से सनफ्लावर जो है, जिस तरफ सूरज की रोशनी होती है तो अपना मुंह उस तरफ कर लेता है और उसकी मूवमेंट होती है। तो अब ये अंदर इसके अगर आप सेलुलर लेवल पे बात करेंगे तो क्या होता है, सेल्स की मूवमेंट होती है, सेल्स खुद मूव कर रहे होता है। तो ये जो सेल की मूवमेंट होती है, इसके लिए मैं आपको एक टर्म बताना चाह रही थी। वो टर्म कहलाती है क्या, द मूवमेंट ऑफ सेल is called as cyclosis. This is important, ठीक है। जो सेल की मूवमेंट होती है उसे क्या कहते हैं, साइक्लोसिस कहते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. इसकी एक और हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अमेबा की बात करते हैं, ठीक है। अमेबा क्या होता है, पानी में मूव कर रहा होता है। अमेबा बेचारे के पास इस तरीके से क्या होता है, फॉल्स फीट होते हैं, जिनका क्या कहते हैं, ये देख रहे हैं अमेबा, ये अमेबा है, ये अमेबा के पास क्या है, इस तरीके के फॉल्स फीट है, इनका नाम होता है, जिसकी वजह से ये अपने फीट को मूव करवाता है और ये इस तरीके से इसकी मूवमेंट होती है। हमारे को false feet को कहते हैं, झूठे पैर हैं इसके। हाँ, मतलब ये झूठे फीट या फिर झूठे पैर तो नहीं कह सकते, लेकिन पैर लाइक स्ट्रक्चर, फीट लाइक स्ट्रक्चर है ना, रियल फीट तो नहीं है जैसे होने चाहिए थे। इट्स जस्ट वो लग रहा है कि उसके पाँव है, लेकिन इसीलिए फॉल्स फीट इसका नाम रख दिया। लेकिन इसका और प्रॉपर नेम क्या है, सूडोपोडिया। इसका मतलब भी बिल्कुल वही है। सूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है फीट। तो अमेबा के अंदर जो मूवमेंट होती है वो सूडोपोडिया की मदद से होती है। और ये जो सेल्यूलर मूवमेंट है इसे भी आप क्या कहेंगे, साइक्लोसिस। तो हमने क्या पढ़ा कि भाई जो मूवमेंट होती है सेल की उसे क्या कहते हैं, Cyclosis. साइक्लोसिस। अब साइक्लोसिस के एक दो और नाम है। साइक्लोसिस को हम ऑल्सो नोन एज, इसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कहा जाता है, या फिर इसका दूसरा नाम है, क्योंकि अमेबा के अंदर भी मूवमेंट देखने को मिलती है, इसे अमेबॉइड मूवमेंट भी कहते हैं। और क्या कहते हैं मैम? अमेबॉइड मूवमेंट। अब मेन बात ये थी कि ये मूवमेंट, मेन क्वेश्चन ये है कि ये जो मूवमेंट है, साइक्लोसिस, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, या फिर आप क्या कह सकते हैं, अमेबॉइड मूवमेंट कह सकते हैं। तीन नाम मैंने आपको बताए। ये मूवमेंट किस वजह से होती है, तो मैं आपको हाफ आंसर, पार्शियल आंसर बता देती हूँ। ये मूवमेंट होती है साइटोस्केलेटन की वजह से। नाउ यू नीड टू गेस, या फिर इफ़ यू नो परफेक्ट नहीं पता तो मेक अ गेस कि ये स्पेसिफिकली कौन से साइटोस्केलेटन के फाइबर की वजह से साइक्लोसिस होती है। Microfilament. परफेक्ट। तो माइक्रोफिलामेंट की वजह से साइक्लोसिस होती है।
हमारे सेल्स में जो मूवमेंट, क्योंकि वी आर मोटाइल, हमारे अंदर मूवमेंट बहुत एडवांस्ड लेवल पे होती है, यानी कि हमारे पास लिम्स वगैरह हाथ पाँव हैं तो वो मूवमेंट भी होती है। लेकिन अगर बात करें कि साइक्लोसिस होती है तो होती है किसी एक्सटेंट तक, कुछ हद तक हमारे अंदर भी साइक्लोसिस यानी कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है, लेकिन इतनी खास नहीं होती, जितना इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती जितना कि अमीबा वगैरह के अंदर होती है या फिर प्लांट्स के अंदर देखी जाती है, लेकिन होती है हमारे अंदर भी। ओके, तो यहाँ तक हमने हमारा जो टॉपिक था साइटोप्लाज्म वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है राइबोसोम, या फिर वी कैन डू ER एज वेल। आप कोई भी ऑर्गेनल पहले कर सकते हैं, सीक्वेंस से कोई मसला नहीं है, लेकिन राइबोसोम को पहले कर लेते हैं क्योंकि ER के ऊपर ही राइबोसोम पाया जाता है। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं 2-3 क्वेश्चंस पिछले लेक्चर से हम लोग कर लेते हैं कि अगर मैं कहूँ कि राइबोसोम, क्वेश्चन है आपके पास, विच अमंग देम is amembranous and found in prokaryotic cell। ऑप्शन है आपके पास राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स। अच्छा, एक और क्वेश्चन आप इसके ऊपर जाने से पहले आई वांट टू आस्क यू कि हमारे पास ये जो स्पिंडल फाइबर्स, ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, यस और नो? यस मैम। अब ये स्पिंडल फाइबर्स जिस ऑर्गेनल से निकल रहे थे, इस ऑर्गेनल का क्या नाम था? सेंट्रोसोम। गुड, सेंट्रोसोम। परफेक्ट। तो सेंट्रोसोम से हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे थे, लेकिन अच्छा ठीक है, ये हमारे पास समझ लें सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम के अंदर ये 2 सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स थे जिनका नाम क्या था सेंट्रोसोम के अंदर? जो यस मैम। सेंट्रोसोम के अंदर हमारे पास जो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स पड़े हुए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड्स। नहीं, सेंट्रियोल्स। ठीक है, तो सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल्स पड़े हुए होते हैं और सेंट्रियोल से हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं और यहाँ से निकलकर क्रोमोसोम पे जाके अटैच हो जाता है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन 1। अब इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। सवाल ये है कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ए मेम्ब्रेनस, 2 चीज़ें आपको उसने हिंट दे दी, क्वेश्चन इतना आसान बना के दिया कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है, ए मेम्ब्रेनस है और वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। मैं ऑप्शन यहाँ पे कंप्लीट कर लेती हूँ। ओके, गुड। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? राइबोसोम का। अगर मैं यहाँ पर, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने एक क्वेश्चन सही बता दिया, अब ये अगला सवाल है हमारे पास। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे हटा देते हैं हम लोग, यही सेम क्वेश्चन है, ऑप्शंस भी सेम है। अब मैंने पूछा कि विच अमंग देम इज़ ए मेम्ब्रेनस। ऑप्शंस आपके सामने हैं, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रियोल्स, ऑल ऑफ दीज। राइबोसोम ही है। राइबोसोम ही है। यस, इसमें मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन नहीं होता, सिंगल मेम्ब्रेन होता ए मेम्ब्रेन, देखें ए मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? ए वर्ड जहाँ पे भी आ जाए इसका मतलब होता है एब्सेंस। मेम्ब्रेन यानी कि मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेन से निकला है, तो एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन, ना तो सिंगल होगी ना डबल होगी, तो राइबोसोम के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। बाकी आपको बताना है सेंट्रियोल, लाइसोसोम, तो आप कह रहे हैं राइबोसोम यहाँ पर सही जवाब है। है। यस मैम। ओके, क्योंकि आपके पास ऑप्शन डी क्या है? ऑल ऑफ दीज भी है। तो यू नीड टू थिंक, अच्छा लाइसोसोम क्या हमारे पास ए मेम्ब्रेनस होता है? सेंट्रियोल हमारे पास ए मेम्ब्रेनस होता है या नहीं? मैम के पास मेम्ब्रेन होती है। ओके, बट यू नो व्हाट, सेंट्रियोल हमारे पास ए मेम्ब्रेनस होता है, सेंट्रियोल के पास भी मेम्ब्रेन नहीं होती।
ये मैंने आपको और पहले भी बताया था कि सेंट्रियोल के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। लेकिन इसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती, फिर भी ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं पाया जाता, लेकिन इसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती। अच्छा, लाइसोसोम के पास मेम्ब्रेन होती है या फिर नहीं? लाइसोसोम होती है मैम। यस, लाइसोसोम के पास मेम्ब्रेन होती है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा ऑप्शंस जो है वो थोड़े से ऐसे नहीं होने चाहिए थे। यहाँ पर देखिए ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, क्योंकि ऑल ऑफ दीज में लाइसोसोम भी आ जाएगा, तो लाइसोसोम तो नहीं है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे लिखती बोथ बी एंड सी तो ये ऑप्शन सही होना था, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम भी सही जवाब है और सेंट्रियोल भी सही जवाब है, ठीक है। तीन ऑर्गेनल्स आपने याद रखने हैं कि इनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती। ए मेम्ब्रेनस का मतलब क्या है? विदाउट अ मेम्ब्रेन। विदाउट अ मेम्ब्रेन। तो कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं मेम्ब्रेनस? राइबोसोम, सेंट्रियोल। तीसरा हमारे पास प्रॉपर ऑर्गेनल तो नहीं है, लेकिन ये न्यूक्लियस के अंदर पार्ट होता है जहाँ पर राइबोसोम बनता है। क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियोलस। आपने देखा होगा ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेल की डायग्राम है, ये न्यूक्लियस है। अक्सर आपकी कोई भी डायग्राम उठा के देख लें बुक से या फिर कहीं से भी, आपने देखा होगा कि न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क सा स्पॉट होता है, एक डार्कली स्टेन्ड स्पॉट होता है। यही स्पॉट को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये भी ए मेम्ब्रेनस होता है। इसका काम क्या है? इन शॉर्ट मैं अभी आपको बता रही हूँ, इसका काम होता है राइबोसोम यहाँ से बनता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स बनाता है, राइबोसोम जाके प्रोटीन बनाती है। एग्जैक्टली तो जैसे हम राइबोसोम को क्या कहते हैं? राइबोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री। एग्जैक्टली प्रोटीन फैक्ट्री। तो क्या हम न्यूक्लियस को क्या कहेंगे फिर? न्यूक्लियस को न्यूक्लियोलस को क्या कहेंगे? यहाँ पर क्या चीज़ बनती है? यहाँ पे राइबोसोम्स फैक्ट्री आ जाएगा। एग्जैक्टली तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है कि भाई मेम्ब्रेन किसके पास नहीं होती। तीन आपने नाम याद रखने सिंपल से, एक राइबोसोम जिसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, एक सेंट्रियोल जहाँ से क्या निकलता है? यहाँ स्पिंडल फाइबर निकलते हैं। एग्जैक्टली जहाँ से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं। तीसरा हमारे पास कौन सा ऑर्गेनल है जो कि मेम्ब्रेनस होता है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को आप क्या कहते हैं? राइबोसोम फैक्ट्री। ओके गुड। तो यहाँ तक आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। अब हमारे पास मैं यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल्स भी मेंशन कर देती हूँ। कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं जिनकी डबल मेम्ब्रेन होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। गुड, माइटोकॉन्ड्रिया। एटीसी। कौन सा? एटीसी। ईटीसी क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? वो तो ईआर होता है ना, यस मैम। लेकिन ईआर सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ईआर डबल मेम्ब्रेन नहीं होता। ईआर क्या होता है? सिंगल। ईआर सिंगल मेम्ब्रेन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा कौन सा होता है? प्लांट्स में कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो कि डबल मेम्ब्रेन होता है, जो एनिमल्स में नहीं होता? सेल वॉल नहीं होता। सेल वॉल्ड ऑर्गेनल तो नहीं है। यस मैम। क्लोरोप्लास्ट। एग्जैक्टली तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में होता है। एनिमल्स में नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट के साथ क्रोमोप्लास्ट भी होता है, ल्यूकोप्लास्ट भी होता है। ये तीन तरीके के होते हैं और इनको मिलाकर हम क्या कहते हैं?
ल्यूकोप्लास्ट और क्या बताया मैम? ल्यूकोप्लास्ट ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसका इंट्रोडक्शन हमने किया था। इन तीनों को मिलाकर एक टर्म मैंने आपको बताई थी, वो क्या होती है? प्लास्टिड। रिमेंबर? यस मैम। तो ये हमने पढ़ा था, एक जस्ट इंट्रोडक्शन नाम बताए थे, पर इसको हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तो पहला माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, और तीसरा कौन सा? ये लास्ट 3 ऑर्गेनल्स है जिनके पास डबल मेम्ब्रेन होती है। तीसरा कौन सा होता है? एग्जैक्टली, गुड। तो न्यूक्लियस हमारे पास, न्यूक्लियस भी क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। यहाँ तक हमें बात समझ आ गई। अब हमारा आज का जो टॉपिक